Today I am going to teach you about introductory subjects कि introductory subjects क्या होते हैं, राइट? तो introductory दो subjects होते हैं, एक होता है it और दूसरा होता है there. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न देयर का प्रयोग सीखते हैं कि when we can use, राइट? यूज ऑफ देयर का प्रयोग, इट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, राइट? अब वेयर वी कैन यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग कहां करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नॉट क्लियर एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, जहां पे कोई सब्जेक्ट क्लियर ना हो, राइट? जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कक्षा में 40 छात्र हैं, तो 40 छात्र हैं, इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. अगर आप छात्र उठा लो तो बनेगा नहीं. मान लीजिए आप ले भी आइए कि 40 स्टूडेंट्स, तो आगे क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना, मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा ये. और दूसरी चीज ये है कि इसका प्रयोग वहां भी करते हैं कि जहां पे जो सेंटेंस में मेन चीज दी हुई है वो बिल्कुल वर्ब के पास लिखी हो. जैसे आपने कहा कक्षा में 40 छात्र हैं, तो छात्र और हैं ये दोनों बिल्कुल पास पास में हैं, राइट? तो पहले इसको ये लिख लीजिए कि when there is no clear subject, when there is no clear subject, जहां पे कोई क्लियर सब्जेक्ट ना हो, एंड the main point of the sentence is given at last or near the verb, राइट? यानी when there is no clear subject, एक तो कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं होता है, एंड द मेन पॉइंट ऑफ द सेंटेंस, जो मेन पॉइंट होता है सेंटेंस का, राइट, वो कहां पे दिया होता है? एट लास्ट, या तो लास्ट में दिया होगा, या नियर द वर्ब, या तो वर्ब के बिल्कुल लास्ट में दिया होगा, पास में बिल्कुल रखा होगा. क्लियर? जैसे मैंने कहा कक्षा में 40 छात्र हैं, कक्षा में 40 छात्र हैं. बताओ मोहित, हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट द सेंटेंस? कैसे बनाएंगे भाई? सबसे पहले देखिए, इसमें कोई क्लियर सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, केवल आपको ये छात्र दिखाई दे रहे हैं, राइट? यही तो दिखाई दे रहे हैं, और ये भी बिल्कुल वर्ब के पास रखे हुए हैं, ये हैं के. तो कैसे बनाओगे मोहित, बताओ भाई, बोलो. अभी बताया ही था, देयर आर 40 की स्पेलिंग क्या होती है? FORTY. मोहित, यू तो नहीं होती है? क्यों भाई सर जी? कई लोग 40 में FOURTY लिख देते हैं. कई बिजनेसमैन चेक लिखते हैं FOURTY 40. 14 में तो आता है, 14 में आता है, लेकिन 40 में नहीं आता है. देयर आर 40 students in the class.
देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। समझ में आ गया ये? अब हम इसके लिए सीखते हैं कि नंबर 1 डाल लीजिए, सिंपल स्टेटमेंट। राइट, सिंपल स्टेटमेंट में अगर हम इसका फॉर्मूला डालें, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का मतलब होता है जितना भी बचा खुचा है, एट लास्ट यू कैन राइट डाउन, वो सब लास्ट में आ जाएगा। जैसे हमने ये सेंटेंस बनाया था, ठीक है ना? तो देखिए देयर लिख दिया था पहले और हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई थी, आर, और लास्ट में हमने ये लिख दिया था। अब इसका लिखिए, दुनिया में बहुत से देश हैं, दुनिया में बहुत से देश हैं। बताओ भाई सपना, हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट दिस सेंटेंस? दुनिया में बहुत से देश हैं, कैसे बनाएंगे बताइए सर जी। There are many countries in the world. Yes, you are right. There are many countries in the world. There are many countries in the world. Right? There are many countries in the world. दुनिया में बहुत से देश हैं। क्लियर? अब इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या लिखेंगे हम? Helping verb. Sorry, helping verb plus. राइट, जो हमने ये रूल लिखा था इसी में यहां पे क्या होना जाना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद, राइट? यहां पे नो और या नॉट, ये दो आ जाएंगे। राइट, जैसे आपने कहा, लिखिए इस ऑफिस में कोई नहीं है। इस ऑफिस में कोई नहीं है। राइट, बताओ हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, कैसे बनाना चाहेंगे इसको? मोहित, कैन यू टेल मी? There is no any employee. There is no one in the office. There is no one in this office. Right, there is No one. No. no one in this there is no one in this office। इस ऑफिस में कि there is no one, no one का मतलब है कोई नहीं है, यानी एक जो कोई और चीज होती है वो तक नहीं है। क्लियर ये हो गया? अगला तीसरा डालेंगे कि इंट्रोगेटिव। इसमें पहले एक ए पार्ट होता है, ए पार्ट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे। राइट, जैसे लिखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर और प्लस रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग का मतलब है जितना भी बचा खुचा है वो सब लास्ट में यू कैन राइट, आप उसको लिख सकते हैं। ओके, लिखिए क्या दुनिया में बहुत सी कंपनीज हैं?
क्या दुनिया में बहुत सी कंपनीज हैं? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लाएंगे आर देयर, राइट, आर देयर मैनी कंपनीज, are there many companies in the world? Are there many companies in the world? Right? अब इसी का अगर बी पार्ट है तो क्या आ जाएगा? राइट, जो ये लिखा हुआ है इसी के पहले आप केवल यहां पे ये लगा दीजिए क्वेश्चन वर्ड, राइट। बाकी पूरा यही आ जाएगा जो ये लिखा हुआ है। Yes, sir. Question word plus helping verb plus प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर और प्लस रिमेनिंग पार्ट। लिखिए, इस पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? इस पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? बताइए, हाउ विल यू कंप्लीट दिस? कैसे बनाएंगे इसको? how many books are यहां पे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्या लगाएंगे? ये कुल कितनी किताबें हैं इतना इकट्ठा रहेगा। yes sir हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर? yes sir How many हाउ मेनी total books हाउ मेनी टोटल बुक्स, ये इतना हमारा इकट्ठा रहेगा। हाउ मेनी टोटल बुक्स, राइट, कुल कितनी किताबें आर देयर, राइट, और कहां आर देयर? इन दिस लाइब्रेरी, are there इन दिस लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी, ठीक है ना? हाउ मेनी टोटल बुक्स आर देयर इन दिस लाइब्रेरी। ऐसे ही आप अगर बोलें कि बरेली में कुल कितने प्रकार की बैंक्स हैं, तो हाउ विल यू कंप्लीट? पता है 40 प्रकार की बैंकें हैं बरेली में, 40 प्रकार की ब्रांचेज नहीं, 40 प्रकार की बैंकें हैं। तो कैसे बोलेंगे बरेली में कुल कितने प्रकार की बैंक्स हैं? How many total banks are there in Bharatnagar? प्रकार की कहां गई? Types. How many types? Sir? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टोटल बैंक्स, राइट, आर देयर इन बरेली सिटी। वैसे अगर आप बोलें कि जंगल में कुल कितने जंगली जानवर हैं, तो कैसे लगाएंगे? How many total हाउ मैनी टोटल वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर आर देयर इन द फॉरेस्ट, आर देयर इन द फॉरेस्ट, राइट। तो इसका प्रयोग, देयर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें कोई क्लियर सब्जेक्ट दिखाई ना दे, राइट। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई नहीं है, तो आप बोलेंगे देयर इज नो वन, ओके।
राइट। और ऐसे ही अगर कभी आपको पैसिव वॉइस भी बनाना होता है तो भी 3 चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं, एक देयर का, एक इट का और एक वन का। वन का मतलब भी कोई क्लैरिटी नहीं है, ONE, राइट, उसमें भी कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं होता है, राइट। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।